वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर टुडेज़ क्लास। तो आज की हमारी जो साइंस की क्लास है इसमें हमें जो चैप्टर डिस्कस करना है वो है ऊर्जा के स्रोत मीन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर जो है वो 10वीं क्लास का 14 नंबर चैप्टर है और इस चैप्टर में से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 और 4 मार्क्स कैरी करता है ये। तो बहुत इजी है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कहा गया है। आज का जो मीडियम होगा इस चैप्टर का वो हिंदी मीडियम है, लेकिन चिंता मत करें इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे और मैं इसे इंग्लिश में भी थोड़ा ट्रांसलेट करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस। क्लास के आखिर में आप अपना जो समझ नहीं आता या कुछ ऐसा कोई सवाल जो आपके मन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको हेजिटेट करने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव एन राइट टू आस्क मी। तो आपका अधिकार है, आप पूछिए किसी प्रकार से जो भी आपको समस्या आती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। नाम है ऊर्जा के स्रोत। हमें पता है कि हमारा जो कार्य होता है दैनिक जीवन में जितने भी हम कार्य करते हैं, लोड्स ऑफ एक्टिविटी वी हैव, तो उन सभी कार्यों को करने के लिए क्या है, हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और हमें पता है हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। बट हम हमारे बॉडी के लिए या हमें जो कार्य करना है, पेशीय कार्य जो करना है, उसके जो ऊर्जा हमें मिल रही है दैट्स एन अदर थिंग। इसके अलावा अगर हम किसी और तरीके से अगर हम ऊर्जा को प्राप्त करना चाहें, हमारी बॉडी के अलावा अगर हमें ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हर कार्य जो है वो ऊर्जा पर डिपेंड करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा मेन पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है। तो चलो पढ़ते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं और ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मीन्स एनर्जी ऑफ मैनी फॉर्म्स एंड वी कैन चेंज एनर्जी इन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं और हम उसके एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते और न ही इसका निर्माण किया जा सकता। और ये कहा जाता है ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार। बिकॉज हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट्स दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा के संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब ऊर्जा के रूप क्या है? देखिए, हमारे पास या फिर हम जितने भी कार्य करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जितने भी कार्य होते हैं, तो हमारे कार्य के सबसे अलग अलग ऊर्जा के रूप होते हैं। जैसे कि अगर हमने स्विच ऑन करके लाइट को जलाया, दैट इज़ अ लाइट एनर्जी, मतलब प्रकाश ऊर्जा, ये ऊर्जा का एक रूप है। अगर आपने कोई म्यूजिक प्ले किया है अपने स्पीकर्स पे, जो भी बजते हैं, या फिर किसी प्रकार की आवाज़ जो उत्पन्न होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है? वो साउंड एनर्जी होती है। और बैटरी के सेल में जो होती है वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और वो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। और जो मोटर वगैरह जो होती है, फिर कोई मशीन होती है, कोई इंजन होते हैं, वो काम करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी है। अगर किसी वस्तु में किसी उसकी स्थिति के कारण वो जहाँ पर है उसी वजह से उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो उसकी स्थितिक ऊर्जा होती है। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होती है। मीन्स मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, मे बी साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड लुट्स ऑफ मोर। तो ऊर्जा के एक रूप से, मतलब ऊर्जा का एक रूप क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है। प्रकाश का ऊर्जा हो सकती है, ये ध्वनि ऊर्जा हो सकती है, या फिर आपकी रासायनिक ऊर्जा हो सकती है। उसको दूसरी ऊर्जा में बदलना, मतलब स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना है, गतिज ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देते हैं। और ये सिर्फ पॉसिबल है इतना ही करना, हम उसको तोड़ करके बना नहीं सकते या ख़त्म नहीं कर सकते ऊर्जा को। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऊर्जा जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, उनके सोर्स क्या है, उनकी ऊर्जा के स्रोत क्या है। लेट्स सी। ऊर्जा का एक स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। मतलब अगर कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ना, वो एक लंबे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कोई भी एनी सब्सटेंस और एनी सोर्स दैट कैन प्रोवाइड एनर्जी इज नोन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर कोई भी वस्तु या कोई पदार्थ ऐसा है या कोई ऐसा मैटर है जो आपको ऊर्जा दे रहा हो, कोई स्रोत है, तो वो आपका लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा के स्रोत के बारे के लिए कहते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो क्यों पड़ती है। अब ऊर्जा तो हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। खाना बनाना हो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम बिना एनर्जी के हम उसको खाना पका नहीं पाएंगे, चाहे वो आपकी प्रकाश ऊर्जा हो या उष्मा ऊर्जा हो।
और वो खाना पकाने के लिए हमें ऊष्मा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यानी कि रात के समय में या फिर हमें ऊर्जा की जो रूप की ज़रूरत पड़ती है वो प्रकाश ऊर्जा होती है, ताकि जो है हम अंधेरे कमरे में अगर देखना चाहें तो हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। यातायात के लिए जितने भी व्हीकल्स हैं, साधन हैं, 2 पहिया वाहन है, बस है, कार है, ट्रक है, जीप है, जितने भी हैं, इनको चलने के लिए हमें पता है इनको ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से आएगी? ईंधन से आएगी। और ईंधन हमारा पेट्रोल, डीजल जो है, CNG वगैरह, कोयले वगैरह कुछ भी हो सकता है। मशीनों को चलाने के लिए बहुत सारी ऐसी मशीनें भी होती हैं जो ईंधन के ऊपर चलती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक जो सिटी पे जो चलती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए उनको। कोयले पर जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स जिनको जला कर लेते हैं, यानी कि उसको हीट एनर्जी चाहिए। उद्योगों में कृषि कार्य के लिए, अब खेत में जो कार्य होते हैं उनके लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, या इंडस्ट्री में जो कार्य करना पड़ता है उनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ है? बहुत सारे काम, आप अनगिनत कार्य हैं जहाँ पर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते। अब है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण, ये आपके चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि जो क्या फीचर्स होनी चाहिए किसी भी आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। मतलब हमें ऊर्जा चाहिए और उसके लिए हमें ऊर्जा का स्रोत ढूंढना है। अब हमारे हिसाब से ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होना चाहिए? विच वन इज़ द बेस्ट फ्यूल और सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि एक तो ऊर्जा का स्रोत प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, मतलब उनका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। प्रति एकांक का मतलब प्रति मतलब सिंगल, और एकांक मतलब यूनिट, और द्रव्यमान का मतलब है मास, पर यूनिट मास अधिक कार्य करता हो, यानी कि पर यूनिट मास मतलब अगर मास की बात करें तो मास मतलब हर केजी, किलोग्राम इसकी इकाई है, 9th क्लास में पढ़ा है। अब अगर 1 किलोग्राम हम ऊर्जा के लिए अगर हम 1 किलोग्राम ईंधन को जलाते हैं तो उस 1 किलोग्राम से वो ईंधन को जलाने से अधिक कार्य वो करना चाहिए। मतलब अगर आप 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो, वो एक फ्यूल है आपका, ऊर्जा का स्रोत है वो आपका, अगर आप उसे जलाएं तो आपका व्हीकल जितना ज़्यादा चले वही आपकी आवश्यकता है। आप ऐसा ईंधन नहीं खरीदोगे जिसको 1 किलो यानी कि 1 लीटर चलाने के बाद भी आपको जितनी ज़रूरत है आप उसको पूरी नहीं कर पाए। तो आपका ऊर्जा का स्रोत ऐसा होना चाहिए जो प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक से अधिक कार्य करे। और अगर 1 किलोग्राम ईंधन आपका ज़्यादा कार्य करता है, इसको बोलते हैं कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हाई है, मतलब वो अधिक मात्रा में ऊर्जा दे रहा है आपको। दूसरा कि सस्ता व सरलता से सुलभ हो, मतलब कि ईंधन का जो आपका बात कर रहे हैं ऊर्जा के स्रोत की, वो आपको सस्ता पड़ना चाहिए। अगर महंगा पेट्रोल डीजल आप नहीं खरीद पाओगे तो आपका ईंधन कैसा होना चाहिए, ऊर्जा का स्रोत जो सस्ता हो और सरलता से आसानी से मिल जाए, ऐसा ईंधन होना चाहिए इस ऊर्जा का स्रोत। तीसरा भंडारण और परिवहन में आसान हो। भंडारण मतलब आप जहाँ जिसमें उसको रखना चाहें, मेन पेट्रोल डीजल जो भी है, कोयला वगैरह हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। हम ऊर्जा के स्रोत को इस्तेमाल शायद एक बार ना करें, बाद में करना चाहें तो उसको इकट्ठा करना ज़रूरी है, कहीं रखना ज़रूरी है। अगर हम ऊर्जा के स्रोत को अगर हम आराम से कहीं रख सकते हो, और परिवहन मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाना, अगर वो आसान पड़ता हो तब हमारे लिए वो ऊर्जा का स्रोत है वो सबसे बेहतर है। तो ये भी एक लक्षण है ऊर्जा का। अगर ऊर्जा का स्रोत हमें चाहिए सबसे बढ़िया तो ये होना चाहिए कि ऊर्जा का स्रोत का भंडारण, मतलब उसको किसी डिब्बे वगैरह में रखना हो तो वो उसको रखना आसान हो, और दूसरा कि उसको इधर उधर ले जाना भी आसान हो। और नेक्स्ट है कि पर्यावरण को प्रदूषित न करे। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ऊर्जा का स्रोत जो हो वैसा होना चाहिए कि जो आपका जो इन्वायरमेंट है उसको किसी प्रकार की हानि ना पहुँचाए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भी कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत कौन सा मानेंगे हम। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, अब आप सोचिए कि क्या क्या पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो ये था कि प्रति एकांक द्रव्यमान पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो अधिक कार्य करना चाहिए, मतलब उससे कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका जो ऊर्जा का स्रोत जो है वो सरलता से मिलना चाहिए, सुलभ होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। तीसरा ये कि उससे किसी प्रकार का प्रदूषण जो है वो नहीं होना चाहिए। चौथा ये उसका भंडारण और परिवहन क्या है, आसान होना चाहिए। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो सबसे अच्छे ऊर्जा के स्रोत के बारे में आपको बताते हैं। अगर कहीं भी कैसे भी अगर आपको कभी ऊर्जा के स्रोत की जरूरत पड़े, एनर्जी की, सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो आपको इन 4 या 5 बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट सबसे अच्छा ईंधन मिले, मीन सोर्स ऑफ एनर्जी मिले। अगला हमारा टॉपिक है वो ईंधन है। ईंधन के बारे में सब जानते हैं, फ्यूल जिसको हम कहते हैं। फ्यूल वह पदार्थ जो जलने पर प्रकाश व ऊष्मा देता है, ईंधन कहलाता है।
तो ईंधन तो सभी को पता है, कोई भी पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा दे या प्रकाश दे वो आपका ईंधन है। अब अच्छे ईंधन के गुण क्या है? जो अच्छे स्रोत के गुण हैं ऊर्जा के, वही जो है मोस्टली गुण अच्छे ईंधन के भी होते हैं। जैसे कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उच्च कैलोरीफिक माप, अधिक धुआं यानी कर गैस उत्पन्न न करे, ये किसी प्रकार से एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। ज्वलन ताप मध्यम मतलब ना तो ज़्यादा होना चाहिए उसका और ना ही ज्वलन ताप कम। अब ज्वलन ताप क्या है? ज्वलन ताप क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? Ignition temperature is a temperature or a point on which a fuel starts burning. एक ऐसा तापमान जिस पर कोई भी ईंधन जलना शुरू करता है वो उसका ज्वलन ताप होता है। अब समझ में आया होगा शायद कि ज्वलन ताप क्या है। अब कोई भी चीज़ के लिए एग्जांपल के लिए हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करता हूँ माचिस की तिल्ली के बारे में। हम सभी ने माचिस की तिल्ली को देखा होगा, मैच स्टिक्स देखी है। मैच स्टिक जो होती है वो अपने आप जलती नहीं है जब तक उसको रब नहीं करते हैं मैच बॉक्स पे। माचिस के तिल्ली को माचिस पर रगड़ने से के बगैर वो जलती नहीं है। अब रगड़ती क्यों है? बिकॉज ऑफ फॉर फ्रिक्शन, घर्षण के लिए। क्योंकि हम जानते हैं जब घर्षण होगा तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी गर्मी उत्पन्न होगी। अब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जो माचिस के तिल्ले पर जो फ्यूल लगा है, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस लगा है, उसको जलने के लिए गर्म होना ज़रूरी है। और उतना गर्म होना ज़रूरी है जिस पर वो जल जाए। और जिस तापमान पर, जितनी गर्मी पर वो जलना शुरू करेगा वो उसका ज्वलन ताप होता है। अब हर एक चीज़ का अपना अपना ज्वलन ताप है। किसी का ज्वलन ताप कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा ज्वलन ताप जिसका होगा, इसका मतलब उसको जलने में उतनी ही मुश्किल आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दो लकड़ियों की बात करता हूँ। एक सूखी लकड़ी है, एक गीली लकड़ी है। आप लोगों को अगर वैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गीली लकड़ी सूखी लकड़ी में से अगर जलाना चाहें तो कौन सी आसानी से जलेगी? आप कहोगे कि सूखी लकड़ी आसानी से जलेगी। क्यों? क्योंकि सूखी लकड़ी का ज्वलन ताप गीली लकड़ी से कम होता है, इसीलिए वो आसानी से जल जाती है। तो जितना कम ज्वलन ताप होगा, इग्निशन टेम्परेचर जितना लो होगा, वो उतना ही आसानी से, उतना ही जल्दी आग पकड़ता है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना हाई होगा, ज्वलन ताप ज़्यादा होगा, वो उतना ही देरी से जलता है और उसको जलाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब कम इग्निशन टेम्परेचर मतलब कम एनर्जी की जरूरत। तो लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि मध्यम होना चाहिए। मध्यम क्यों बोला गया? अब देखिए, अगर ऐसा कोई ईंधन हुआ जिसको ज्वलन ताप बहुत ही कम है, मतलब धूप लगते ही अगर वो जलना शुरू कर दे, तो ऐसा ईंधन हमारे क्या काम का? क्योंकि वो तो किसी प्रकार की दुर्घटना का कारण बन सकता है ना। घर पे पड़ा पड़ा अगर खुद ही वो जलना शुरू कर दे तो पूरे घर में आग लग जाएगी या आपको नुकसान होगा। तो ज्वलन ताप ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा। अगर कहीं ज़्यादा हुआ तो ऐसा ना हो कि आप जो उसको जलाने के लिए आप जलाते जलाते थक जाए लेकिन उसको आग लगे ही ना, आग जले ही ना। तो ज्वलन ताप ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम, मध्यम होना चाहिए। ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट है सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो। ये तो सभी जानते हैं कि ऊर्जा ईंधन जो होगा हमारा सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलना भी चाहिए। अगर आपको ईंधन जो है वो आपके आसपास मिलता नहीं तो ऐसा ईंधन कोई काम का नहीं है। तो एक अच्छा ईंधन वही होगा जो सस्ता पड़ता हो, आराम से मिल भी जाता हो, आसानी से जले, किसी वगैरह दिक्कत नहीं होनी चाहिए ईंधन को जलने में, ताकि आपको ऊर्जा वो ढंग से मिले। और छठा है भंडारण व परिवहन आसान हो। अब भंडारण परिवहन मतलब जिसको रखना आसान हो और इधर उधर ले जाना भी आसान पड़ता हो। क्योंकि अगर ज़्यादा इसको ईंधन को इधर उधर लाने में या ले जाने में अगर महंगा पड़ता हो तो वो ईंधन वो अपने आप महंगा हो जाएगा और वो एक अच्छा ईंधन नहीं माना जाएगा। अब ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं वो दो टाइप से हम डिस्कस करते हैं कि ऊर्जा स्रोत के दो प्रकार हैं। पहला है पारंपरिक स्रोत और दूसरा है गैर पारंपरिक यानी कि वैकल्पिक स्रोत। ये होते हैं ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्रेडिशनल को हम कन्वेंशनल भी बोल सकते हैं। अगर स्पेलिंग की बात है तो मैं आपको यहाँ स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, CONVENTIONER, कन्वेंशनल। ठीक है, मीन परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी, पारंपरिक स्रोत, और वैकल्पिक यानी गैर पारंपरिक स्रोत। तो पारंपरिक ट्रेडिशनल क्या होते हैं, इस वर्ड को मीनिंग को समझोगे तो आंसर मिल जाएगा। पारंपरिक ऐसे स्रोत होते हैं जो बहुत पीछे के पुराने समय से चले आ रहे हैं,
मतलब आपके दादा परदादा के समय से जो चलती चली आ रही है वो पारंपरिक होती है, ट्रेडिशनल होती है, कन्वेंशनल होती है। मतलब जो दादा परदादा यूज करते थे ऊर्जा के स्रोत को, उसी का जिक्र करना है। और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, मतलब वैकल्पिक, यानी कि जो उस समय इस्तेमाल नहीं होते थे आजकल इस्तेमाल होने लगे हैं, उनको बोलते हैं वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, यानी गैर पारंपरिक स्रोत। अब हमें अगर दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता है तो इनमें अंतर करना और आसान है। चलो देखते हैं जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन कौन से ईंधन होते हैं? फॉसिल फ्यूल इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं। जीवाश्म ईंधन मतलब जो जीवों के, जंतुओं के, पेड़ पौधों को गलने सड़ने से, धरती के नीचे दबने से बनते हों, वो जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो ऐसे कौन से ईंधन है? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जो होती हैं वो ऐसे एक प्राकृतिक ईंधन होते हैं जो जीव जंतुओं के मरने और गलने से, सड़ने से बनते हैं। तो जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और पेट्रोलियम, जब भी जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल की बात आई तो हम दो बातों को ध्यान में रखेंगे, एक तो कोयला और दूसरा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो वैकल्पिक मीन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा। ये हमें पता है ना कि ये आजकल यूज होने लगा है, सौर ऊर्जा पहले इस्तेमाल नहीं होती थी। तो पुराने समय में सिर्फ कोयला पेट्रोलियम इस्तेमाल होता था, इसलिए हम उसको पारंपरिक स्रोत बोलते हैं। और आजकल जो होता है वो सौर कुकर, सौर पैनल जो होते हैं वो आजकल इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या है? सोलर पैनल और सोलर कुकर, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे तापीय विद्युत संयंत्र, मतलब ऐसे संयंत्र जिसमें हम किसी का ताप बढ़ाकर, गर्म कर करके उससे ऊर्जा निकालते हो, इसके पानी को गर्म करके बनाया गया हो या गर्म पानी से ऊर्जा को निकाला गया हो, ऐसे संयंत्र, ऐसे सेंटर जो होते हैं, मीन प्लांट्स, थर्मल प्लांट जिनको बोलते हैं। थर्मल पावर प्लांट को हम तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं, जहाँ पर हम किसी चीज़ को या कोई हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो गर्म होने के कारण हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इसमें है समुद्रों से ऊर्जा, ज्वारीय, तरंग और महासागरीय, क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ ये आजकल इस्तेमाल होता है। समुद्रों में जो लहरें उत्पन्न होती हैं, ज्वार भाटा आता है, उनको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तरंग यानी कि जो लहरें बनती हैं उनसे जो ऊर्जा बनती है उनको बोलते हैं तरंग ऊर्जा। और महासागर के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वो महासागरीय ऊर्जा है। अब जल विद्युत संयंत्र मीन हाइड्रो पावर प्लांट, मीन इसमें हमें पानी को इस्तेमाल करना है एनर्जी बनाने के लिए। भूतापीय ऊर्जा यानी कि धरती के गर्म होने से ऊर्जा बनती है, उसको भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। जैव मात्रा मतलब प्लांट और एनिमल, जैव मात्रा यानी कि बायोमास, जहाँ पर वर्ड आए इसका मतलब है कि हम किसी लिविंग की बात कर रहे हैं, किसी सजीव की। और धरती पर सजीव किया तो पौधे होते हैं या फिर पशु होते हैं, तो उनसे जो ऊर्जा बनाएंगी उसको हम जैव मात्रा बोलते हैं। भूतापीय ऊर्जा, भू यानी कि धरती, अगर धरती गर्म हो जाए तो उससे जो ऊर्जा निकलती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा, मीन वाइंड एनर्जी, हवा से जो ऊर्जा बनती है उसको पवन ऊर्जा बोलते हैं। और नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जो परमाणु वगैरह के जो होते हैं उनके न्यूक्लियर रिएक्शन से जो, यानी कि आइसोटॉप्स वगैरह जो होता है, समस्थानिक जिसको बोलते हैं यूरेनियम वगैरह, उनसे जो ऊर्जा बनती है उसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। अब हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत, मीन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब पारंपरिक वर्ड का अंतर अगर आपको पता है गैर पारंपरिक से, तो आप उसके अंदर इस चीज़ को आसानी समझ सकते हो क्या, कि ऊर्जा के वेस्ट और जो जन संधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग होते रहे हैं वो पारंपरिक स्रोत है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन यानी कि बायोमास, जो कोयला पेट्रोल है उसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरा है जीवाश्म ईंधन। तो बायोमास, जीवाश्म ईंधन, ये दोनों पारंपरिक स्रोत हैं। अब ये दोनों क्या है इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो पारंपरिक स्रोत पे है। और पहला पारंपरिक स्रोत है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण और अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। अब ऊर्जा के जो जीवाश्म ईंधन की, कोयला और पेट्रोलियम की बात करते हैं, हमें पता है लाखों करोड़ों का वर्षों का समय लगता है जीवाश्म ईंधन को बनने में। इनको भंडार का जो, इनकी जो भंडार है, मतलब जहाँ से ये कोयला पेट्रोलियम निकलता है, ऐसे भंडार बहुत ही सीमित है क्योंकि कभी भी खत्म हो सकता है ये। और अनवीकरणीय स्रोत मतलब ये दोबारा एक बार इस्तेमाल अगर हम इनको कर लें तो दोबारा से ये पुनः नए नहीं हो सकते। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो उनको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम अनवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं, मीन्स नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एसएस में भी आता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका स्टोरेज जो है वो लिमिटेड सप्लाई है इसकी, और इसको बनने में काफ़ी समय लगता है, इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स।
और अगला है, भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिक से अधिक 250 वर्षों तक ही बना रहेगा। अब जीवाश्म ईंधन है, हमें पता खत्म हो जाएंगे, सीमित भंडारण, एक स्टोरेज जो सप्लाई जो बहुत ही कम है, लिमिटेड सप्लाई है, तो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। तो ये इनका कहना है कि भारतवर्ष में सिर्फ 6% कोयला है, 6% ही ऐसे कोयले भंडार हैं और जो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अगर जिस हिसाब से हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं कोयले को, अगर ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे तो 250 साल के बाद धरती पर जो इंडिया है उसको कोयला नहीं मिलेगा। जीवाश्म ईंधन के चलने पर उत्पन्न प्रदूषण व हानियाँ। अब पेपर में क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की हानियाँ क्या है। अगर ये क्वेश्चन अगर आए तो हमें इसका आंसर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा गया है। जीवाश्म ईंधन की हानियाँ मतलब जीवाश्म ईंधन होते क्या, पहले ये कोयला और पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, सीधा सा मतलब है अगर उनको जलाएंगे तो क्या हानियाँ होंगी। अब कोयला जलाएंगे, पेट्रोलियम जलाएंगे तो क्या हानियाँ हो सकती है। पहला, जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड। तो कार्बन के ऑक्साइड मतलब CO2, CO, ये कार्बन के ऑक्साइड है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब कि NO2, NO, ये जो NO3 है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। सल्फर के ऑक्साइड मतलब SO2, SO3, ये जो गैसें हैं ये सल्फर के ऑक्साइड गैसेज हैं। ये वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा के कारण बनते हैं, मतलब एसिड रेन जो होती है या फिर एयर पोल्यूशन जो होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। मतलब अगर आप कोयला पेट्रोलियम जलाओगे तो उससे ये गैसें निकलेंगी और जो कि प्रदूषण का कारण बनती हैं। अगर ये गैसें हवा में रहती है और बारिश आती है तो पानी में मिलकर ये एसिड के रूप, रेन के रूप में धरती पर भी गिरती है, जो कि मिट्टी के लिए भी नुकसान होती है और पानी के लिए भी नुकसानदायक होती है। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करती है। अब अगर पेपर में ये क्वेश्चन हो ग्रीन हाउस गैस का नाम लिखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो जिससे क्या है, धरती का तापमान बढ़ जाता है, इसीलिए इसे हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इनकी ग्रीन हाउस प्रभाव की जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि CO2 के कारण धरती का तापमान जो है वायुमंडल का वो बढ़ जाता है। अब कहते हैं कि अगर जीवाश्म ईंधन की इतनी सारी हानियाँ हैं तो उनको कम करने के क्या उपाय हैं। अगर हम प्रदूषण को कम करना चाहें तो दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि। दहन प्रक्रम यानी कि जो जलाने का जो प्रोसेस है, मेथड है मीन आप ईंधन को जला रहे हो उसका जो मेथड, जिस टेक्निक से आप जला रहे हो उसमें दक्षता में वृद्धि करनी पड़ेगी। दक्षता मतलब एफिशिएंसी, मतलब कि काम करने की जो दर है या काम करने की जो एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं दक्षता, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब किसी की एक लिमिट होती है काम करने की, अगर हम उस लिमिट को बढ़ाएं तो मतलब हम उसकी दक्षता को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, विविध तकनीकों का प्रयोग करके अलग अलग टेक्निक्स का, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे हम दहन के फल उत्पन्न गैसों के वातावरण प्लान को कम करना और हो सके हम रोकने की कोशिश करेंगे कि जब जलाएं किसी भी ईंधन को उससे जो गैसें निकलती है वो पर्यावरण में न जाए। ये अधिक से अधिक प्रयास करना होगा प्रदूषण को कम करने के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इस क्लास में जो क्वेश्चन हुए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमने किया था जो था कि ऊर्जा के स्रोत के क्या गुण हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छे ऊर्जा के स्रोत के क्या गुण है, वो पहला ही क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर का। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पढ़ा था कि जो ऊर्जा के जो ईंधन जिसकी बात करते हैं, अच्छे ईंधन के क्या गुण हैं, बेहतर है उत्तम ईंधन के क्या गुण है, ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत के गुण क्या है या आदर्श ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो सकता है। दूसरा ये कि जो ईंधन है उसके गुण क्या है, अच्छे ईंधन के गुण क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था ऊर्जा के जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत हैं उनके बारे में। हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं, यानी कि आजकल जो सौर ऊर्जा की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत खत्म हो रहे हैं, उनके भंडारण सीमित हैं, उनसे प्रदूषण ज़्यादा होता है, इसीलिए हम ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन हमने पढ़ा है, क्या होते हैं जीवाश्म ईंधन, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतुओं के दबने से गलने से जो ईंधन बनता है वो जीवाश्म ईंधन है। एग्जाम्पल लिए कोयला और पेट्रोल है। इनके जलने से क्या हानि होती है हमने पढ़ लिया है, और जो कम ऊर्जा से प्रदूषण उत्पन्न होता है वो कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी। तो ये 4 क्वेश्चंस आई थिंक आपको समझ में आ गए हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम विदाउट एनी हेजिटेशंस। तो एंड ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो किस क्लास को अटेंड करता है वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखे। तो
अगली क्लास में फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कि नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।